स्पीकर सरदार आज़ादी की सदारत में कौमी असम्बली का इजलास। दस्तूर 27वीं तरमीमी बिल 2025 पर गुज़श्ता रोज शुरू होने वाली बहस जारी है। काश अपोजिशन कोई सैर हासिल गुफ्तगू करती, शिकवार बिल पर बहस करते। आईनी तरमीम का मसवदा बगैर पढ़े उस पर तबसरे करने और बयानियां बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। अपोजिशन शोरगुल तो पिछले 10-12 साल से कर रही है। वाना कैडेट कॉलेज से पाक फौज ने 500 से ज्यादा तलबा को बाजियाब किया। वाना में तलबा को रेस्क्यू किया, वो एक तारीखी ऑपरेशन था। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। अफवाज पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से सारे दहशतगर्द हलाक हुए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दहशतगर्दों ने जो प्रोग्राम बनाया था आर्मी पब्लिक स्कूल की तरह का था। अल्लाह ताला ने करम किया है, हमारी अफवाज ने इस मंसूबे को नाकाम बनाया है। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। दहशतगर्दी के हालिया वाकयात की शदीद मजम्मत। दोनों कायदीन का गैर मुल्की सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने के अज़्म का इयादा। कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले तमाम खारिज जहन्नम वासिल। कॉलेज की बिल्डिंग को बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियर किया जा रहा है। कामयाब ऑपरेशन के दौरान कॉलेज के किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को नुकसान नहीं पहुंचा, सिक्योरिटी जराए। Pakistan Army has built this cadet college for us so that we can get education, peace and progress. But these coward terrorists, they always wanted that children of our area remain uneducated so that they could always use their evil ideas. They have tried another time and they have failed and they will always fail. Pakistan Zindabad, Pakistan Army Paindabad. वाना कैडेट कॉलेज पर फितनतुल खवारिज का नाकाम हमला। तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से दहशतगर्दों का हमला पसपा किया। तलबा और असातिज़ा के हौसले बुलंद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से दहशतगर्दों का हमला पसपा किया। तलबा कैडेट कॉलेज की गुफ्तगू, सिक्योरिटी जराए। तालीम के दुश्मन जितनी भी कोशिश कर सकते हैं वो कम है, वो हमें कभी भी तालीम हासिल करने से रोक नहीं सकते। टीचर ने कहा कि बस आप लोग परसकून हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। फौज भी आ गया तो फिर माहौल परसकून हो गया थोड़ा। कैडेट कॉलेज वाना के असातिज़ा और कैडेट्स के हौसले बुलंद। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार का अज़्म। कौम के मेहमानों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह। कर्नल मोहम्मद ताहिर की क़यादत में 24 घंटे तवील बहादुराना ऑपरेशन। तमाम कैडेट्स महफूज। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर लम्हा बलम्हा ऑपरेशन की निगरानी करते रहे। खारिज के मज़मूम अज़ाइम नाकाम। तालीम के दुश्मन हमें नहीं रोक सकते, कैडेट्स का आज़म। दुनिया को दहशतगर्दी की सूरत में बड़ा चैलेंज दरपेश है। हम हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। पार्लिमानी सिफारतकारी का आलमी अमन इस्तेहकाम में अहम किरदार है। पार्लिमानी राबतों और तबादलों से नज़्म नस्क से मुतालिक तजर्बात के तबादले का मौका मुयस्सर आता है। कौमों के दरमियान मुकालमा और राबतों के जरिए ही अमन, सलामती और तरक्की मुमकिन है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार का इस्लामाबाद में बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। बरामदात पर मबनी मईशत का फरोग वक्त का तकाजा है। हमें वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट को फरोग देना है। पाकिस्तान में सरमायाकार कारोबार में जदीद टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं। सरमायाकारों को टैरिफ में सहूलत दे रहे हैं। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इक़दाम जारी हैं। वजीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख का इस्लामाबाद में 5वें खुशहाल पाकिस्तान फोरम से खिताब। क़यादत बसीरत को हकीकत में तब्दील करती है। तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। हमें जदीद तरीक़ा तालीम को अपनाना होगा। मैदान अमल में आकर फारिग तहसील तलबा अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएं। तालीम ही तरक्की की जमानत है। वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का इस्लामाबाद में अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब।
पाकिस्तान का सिंध ताश मुआहदे से मुतालिक सालिसी अदालत के हालिया फैसले का खैर मकदम। अदालती फैसले ने 8 अगस्त 2025 के अवार्ड बराए उमूमी तशरीह से मुतालिक अहम निकात वाज़ेह किए। पाकिस्तान नेकनियती के साथ गैर जानिबदार माहिर की कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा ले रहा है। सालिसी अदालत ने अपने अबूरी हुक्म में कहा कि वो गैर जानिबदार माहिर की कार्रवाइयों को भी मद्देनजर रखेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के दर पे अनासिर अपने मजमूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। दहशतगर्द अनासिर हमारे अज़्म और हौसले को पस्त नहीं कर सकते। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रही हैं। शहादा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। दिल्ली धमाका, जालिम मोदी की नाअहली और फॉल्स फ्लैग की साजिश बेनकाब। भारतीय हुकाम और गोदी मीडिया के बदलते बयानात से दिल्ली धमाके की साजिश आश्कार। अधूरी मालूमात और झूठे दावों को मिलाकर एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी का ड्रामा रचाया। फॉल्स फ्लैग के पुराने हथकंडे दोहराकर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना भारतीय मीडिया का वतीरा। सफाक मोदी फॉल्स फ्लैग सियासी नाकामियां छुपाने और जंगी माहौल पैदा करने के लिए इस्तेमाल करता है। मोदी सरकार का झूठा बयानिया भारतीय अवाम ने रद्द कर दिया। बिहार में इलेक्शन के एक अहम दौरे से पहले एक धमाका कर दिया गया। पुलवामा, उड़ी, पहलगाम और अब लाल किला, ये सारे हमले बीजेपी के दौर में इलेक्शन के करीब ही क्यों होते हैं? इंतखाबात के दौरान हमदर्दी का वोट पैदा करने के लिए दिल्ली में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इंतजाम किया गया। सोशल मीडिया पर भारतीय अवाम ने मोदी के जंगी जुनून और इस हवाले से एक और फॉल्स फ्लैग ड्रामे का पर्दाफाश कर दिया। गजा जंगबंदी मुआहदे के बावजूद गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी से अब तक फलस्तीनी शहदा की तादाद 245 हो गई। गजा के मुख्तलिफ इलाकों से 35 नाकाबिल शनाख्त लाशें अलशिफा हस्पताल मुंतकिल। सहूनियाबाद कारों की मकबूजा मगरबी किनारे में भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयां। 4 फलस्तीनी जख्मी। गाड़ियों और अमलाक को नजर आतिश कर दिया। रावलपिंडी में पहला वनडे मैच। पाकिस्तान की श्रीलंका को 6 रन से शिकस्त। 300 रन हदफ के ताक़ुब में मेहमान टीम 9 विकेटों पर 293 रन बना सकी। सलमान अली आगा के नाकाबिल शिकस्त 105 रन मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सीरीज में कौमी टीम को 1-0 की बर्तरी हासिल। दूसरा मैच कल और तीसरा मैच हफ्ते को रावलपिंडी में ही खेला जाएगा। मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान सेमुल्की सीरीज। वेस्ट इंडीज के साबिक फास्ट बॉलर रियान किंग मैच रेफरी होंगे। एहसन रजा, फैसल अफरीदी, राशिद रियाज, तारिक रशीद और आसिफ याकूब अंपायरिंग के फराइज सर अंजाम देंगे। सीरीज का पहला मैच 17 नवंबर को रावलपिंडी में होगा। और सऊदी अरब में इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया के 57 ममालिक से एथलीट्स शरीक। मेडल्स टेबल पर तुर्की पहले, मिस्र दूसरे और उज्बेकिस्तान तीसरे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान में इवेंट में अब तक 2 कांसी के तमगे जीते। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमा मलिक। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरनामे का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको आगाह करें कि स्पीकर सरदार अयाज सादिक की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी है। दस्तूर 27वीं तरमीमी बिल 2025 पर गुज़िश्ता रोज शुरू होने वाली बहस जारी है। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की सदारत में कौमी असम्बली का इजलास आज हो रहा है और 27वीं तरमीमी बिल 2025 पर गुज़िश्ता रोज शुरू होने वाली बहस जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मलिक उमर। आगाह कीजिएगा आज की कार्रवाई के हवाले से। जी, कुछ देर पहले ही इजलास शुरू हुआ है और गुज़िश्ता रोज दस्तूर 27वीं तरमीमी बिल 2025 जो है वो कौमी असम्बली में पेश किया गया था, जिसके बाद इस पे गौर और फिक्र का जो है वो सिलसिला शुरू हुआ, बहस शुरू हुई। ये बहस कल से जारी है और अब तक तकरीबन 2 मेंबरान, दूसरी मेंबर जो है वो इस पे बात कर रही हैं, अपनी तजावीज़ दी जा रही हैं। बिल के मुख्तलिफ जो तरामीम है उस हवाले से, बिलखुसूस जो कोर्ट बनाने का
فیڈرل کورٹ بنانے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے بل کے ذریعے، اس پر جو ہے وہ بحث جاری ہے۔ ایجنڈے پہ یہ موجود ہے کہ آج شاید یہ ترمیم جو ہے اس کی منظوری کا عمل بھی شروع ہو جائے گا۔ اس وقت اجلاس کے اندر ایک گہما گہمی ہے، ارکان جو ہے بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ جیسے ہی یہ بحث ختم ہوگی بل کی منظوری کا، ترمیم کی منظوری کا جو ہے عمل شروع ہو جائے گا۔ جی شکریہ ڈاکٹر عمر ملک، آپ ہمیں آج قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اکثریتی ووٹ موجود ہیں، 27 میں آئینی ترمیم ٹیبل ہوئی تو آج منظور ہو جائے گی۔ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ بل پڑھے بغیر شروع کرنے اور بیانیہ بنانے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ وانا میں پاک فوج نے 500 سے زائد طلبہ کو بازیاب کیا۔ پاک فوج نے تاریخی آپریشن کر کے کیڈٹس کو بچایا۔ اوورویلمنگ میجورٹی ہے تو بالکل ٹیبل ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل پاس ہوگی۔ بل پڑھے بغیر اس پہ کامنٹ کرنا اور ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرنی اور شور و غل کرنا، تو یہ دیکھیے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ کل پاک فوج نے ایک ایسا آپریشن کیا جو سینسٹیو تھا، خدا نخواستہ کو بڑا نقصان ہو جاتا اور اے پی ایس سے 10 گنا بڑا نقصان خدا نخواستہ ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ دشمن کو تو یہ پیغام ہے کہ یہ پاکستانی قوم سے لجنا نہیں۔ پاکستانی قوم نے اپنے سے 4 گنا بڑے دشمن کو، بھارت کو شکست دی۔ جب یہ کنونشنل وارفیئر ہوا افغانستان کے بارڈر پہ، وہ پوسٹیں اپنی چھوڑ کے بھاگ گئے، تو یہ پراکسی وار ہمارے لیے مسئلہ ہی کوئی۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں کہ افواج پاکستان کی بہترین حکمت عملی کے باعث سارے دہشت گرد ہلاک ہوئے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دہشت گردوں نے جو پروگرام بنایا تھا آرمی پبلک سکول کی طرح کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے کہ ہماری فوج نے اس منصوبے کو ناکام بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ، اور فوج کی ہماری بہادری ہے اور ان کی جو اسٹریٹجی ہے کامیاب ہوئی کہ سارے کے سارے جو دہشت گرد ہیں وہ ہلاک ہوئے اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے جو پلان بنایا ہوا تھا دہشت گردوں نے، تو ایک دفعہ پھر جو ہے آرمی پبلک اسکول پشاور کی جو تاریخ دہرائیں گے، لیکن اللہ نے کرم کیا ہے اور ہماری بہادر افواج نے اس منصوبے کو ناکام بنایا ہے۔ جنگ جاری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی دعا کریں کہ افواج جو ہے اس میں فتح پائیں اور دہشت گردی کی جو لعنت ہے پاکستان سے ختم ہو۔ سینٹ اجلاس کی تاریخ میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ سینٹ اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا۔ اجلاس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز چیئرمین سینٹ نے اجلاس 13 نومبر تک ملتوی کیا تھا۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی شدید مذمت کی اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ غیر ملکی پشت پناہی یافتہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائیاں دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جاری رہیں گی۔ ملاقات میں چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، وفاقی وزراء سید محسن رضا نقوی، چودھری صالح حسین، اعظم نذیر تارڑ، خالد حسین مکسی اور عبدالعلیم خان بھی موجود تھے۔ کیڈٹ کالج وانا پر حملہ کرنے والے تمام خوارج جہنم واصل ہو گئے۔ خودکش حملہ آور کے علاوہ 4 خوارج کو کامیاب آپریشن کر کے جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ اس وقت کالج کی بلڈنگ کو بارودی سرنگوں کے خطرے کی وجہ سے کلیئر کیا جا رہا ہے۔ کامیاب آپریشن کے دوران کیڈٹ کالج کے کسی بھی طالب علم یا استاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اور کیڈٹ کالج وانا کے اساتذہ اور کیڈٹس کے حوصلے بلند ہیں۔ وہ دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی مانند پرعزم ہیں۔ 10 نومبر کو 5 افغانی خوارج نے کیڈٹ کالج وانا کے اوپر حملہ کیا۔ پہلے انہوں نے خودکش دھماکہ کیا اور اس کے بعد 4 خوارج نے کیڈٹ کالج کے اندر انٹری کی۔ کیڈٹ کالج وانا جو پاک فوج کی طرف سے وزیرستان کے عوام کے لیے قیمتی تعلیمی اثاثہ ہے۔ دہشت گردوں نے پہلے اسٹوڈنٹس کو یرغمال بنانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ فورسز کی بروقت کارروائی سے ہم نے ان کے مذموم مقاصد کو خاک میں ملا دیا۔ سب سے پہلے ہم نے اسٹوڈنٹس کو محفوظ بنانے کی کوشش کی، جس میں ہم نے دہشت گردوں کو
पहले एक मखसूस ब्लॉक तक महदूद किया और उसके बाद हमने रात तकरीबन 10 से 10:30 बजे के करीब हमने उनके ख़िलाफ़ भरपूर ऑपरेशन किया और हमने उनको जहन्नम वासिल कर दिया। सर का टाइम था, हम फ़ौरन अटेंड कर रहे थे। उसी दौरान हम लोग ड्रिल कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे थे कि अचानक से धमाका हुआ। हम लोगों ने इंतहाई भारी किस्म की आवाज़ सुनी, लेकिन हमें यही पता चला कि तालीम के दुश्मन हैं जो कि हमें तालीम हासिल करने से रोक रहे हैं। पाक आर्मी आई और हमें कॉलेज से बाइज़्ज़त निकाला महफूज करके, और हमें कैंप लेकर आए और हमें हिफाजत दी। यही मैं कहना चाहता हूँ कि तालीम के दुश्मन जितनी भी कोशिश कर सकते हैं वो कम है, वो हमें कभी भी तालीम हासिल करने से रोक नहीं सकते। जब धमाका हुआ तो स्पोर्ट्स का टाइम था और सारे कैडेट्स ड्रिल कर रहे थे, और जब अचानक धमाका हुआ उधर फायरिंग शुरू हो गया जल्दी। तो इसके बाद टीचर ने कहा कि बस आप लोग पुरसुकून हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। फौज भी आ गया तो फिर माहौल पुरसुकून हो गया थोड़ा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन जिरगा जारी है। स्पीकर सूबाई असम्बली की मेज़बानी में होने वाले इस अमन जिरगे में गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी, वज़ीर आला मोहम्मद सोहेल आफरीदी, मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा, अरकान असम्बली और मकातब फ़िक्र के नुमाइंदे शरीक हैं। मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात शफी जान के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में पायदार अमन के क़याम के लिए अमली इक़दाम कर रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की शिरकत से इस जिरगे की अहमियत मज़ीद बढ़ गई है। इजलास में सूबे में अमन व अमान की बेहतरी के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है। G11 जिला कचहरी इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ बम धमाके के साथ शहादा के जसद खाकी पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दिए गए। पिम्स अस्पताल के तर्जमान डॉक्टर मुबशिर के मुताबिक शहीद होने वाले मोहम्मद अशफाक, इफ्तिखार अहमद, इफ्तिखार खान, सकलैन मेहदी, तारिक खान, मोहम्मद अब्दुल्ला, राजा आदिल, वकील ज़ुबैर असलम घुमन की मैयतें वरसा के हवाले कर दी गई हैं। तर्जमान के मुताबिक 10 शुहदा की शिनाख्त हो चुकी है, ताहम 2 अफराद की शिनाख्त हाल ना हो सकी। तर्जमान के मुताबिक 14 ज़ख्मियों की हालत खतरे से बाहर है, जिन्हें वार्ड्स में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 4 अफराद की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद का दौरा किया। गुज़श्ता रोज़ खुदकुश हमले के ज़ख्मियों की इयादत की और उन्हें हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि वाना में शहीद होने वाले जवानों को खराज अकीदत पेश करता हूँ। अवाम के जानो माल का ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस दुश्मन ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की तो हम दिफा का हक महफूज रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मसम्मत करते हुए मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया है। न्यूयॉर्क में ब्रीफिंग के दौरान नायब तर्जुमान फरहान अजीज हक ने कहा कि सेक्रेटरी जनरल को खुदकुश हमले का बेहद अफसोस हुआ। उन्होंने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत और ज़ख्मियों के जल्द सेहतियाब होने की ख्वाहिश का इज़हार किया। सेक्रेटरी जनरल ने हमले की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा करते हुए इस बात का इयादा किया कि दहशतगर्दी के तमाम मुजरिमान को कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके के पीछे अफगानिस्तान का हाथ। इस्लामाबाद में होने वाले खुदकुश धमाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल ख्वारिज और अफगानिस्तान की मिली भगत खुलकर सामने आ गई। धमाका लगभग दोपहर 12:45 पर हुआ, जबकि अफगानिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सुबह सवेरे से बाज़गश्त सुनाई दी गई। 6:45 पर अफगान तालिबान से मुंसलिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट पर कमिंग सून इस्लामाबाद जैसे ट्वीट्स देखे गए। इसी तरह के धमकी आमेज पैगामात अफगान मिलिट्री परेड के मौके पर भी देखे गए, जिसमें लाहौर पर अफगान झंडा लहराने और इस्लामाबाद को जलाने की बातें की गईं। अफगान ट्विटर हैंडल आमाज न्यूज़ ने 2 नवंबर को ट्वीट में इन धमकी आमेज पैगामात को पोस्ट किया। तालिबान के एक और एक्स अकाउंट खुरासान अल अरबी की तरफ से इस्लामाबाद धमाके के साथ ही जारी होने वाली ट्वीट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफगान रजीम के घिनौने अज़ाइम की अक्कासी करती है। धमाके से कबल अफगानिस्तान से की जाने वाली सोशल मीडिया पोस्ट्स इस अमर का वाज़ेह सबूत हैं कि अफगान तालिबान रजीम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। ये रजीम पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी की मर्तकब हो रही है। इस्लामाबाद और दिल्ली में होने वाले धमाके दोनों पाकिस्तान मुखालिफ मुल्कों की मिली भगत है, जिनका मुश्तरका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मुमताज़ दानिश्वर सेनेटर इरफान सिद्दीकी मरहूम के घर गए और मरहूम के बड़े बेटे इमरान सिद्दीकी और अहले खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा ख़ानी की। वज़ीर आज़म ने मरहूम की सियासत और मुल्क के लिए मजमूई खिदमत को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी एक शाइस्ता, बुर्दबार और आला ज़र्फ़ शख्सियत थे।
जिन्होंने मुल्क की फिक्री और सियासी तारीख में गहरा निशान छोड़ा है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी वफाका पैकर और पाकिस्तान की फिक्री और सहाफती उफक पर दरख्शां सितारा थे। उन्होंने कहा कि मरहूम इरफान सिद्दीकी मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और पार्टी के देरीना साथी थे। मेरे साथ उनका इज्जत और एहतराम का रिश्ता था और वो इंतहाई शफीक इंसान थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने हर दौर में उसूल, बर्दाश्त, तहम्मुल और मुहज़्ज़ब सियासत की मिसाल कायम की। वज़ीर आज़म ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी और अहल खाना के लिए सब्र और हौसले की दुआ की। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने कहा है कि इलाकाई राबते, सरमायाकारी और अवामी रवाबित को फ़रोग़ देकर ही तरक्की को फ़रोग़ दिया जा सकता है। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस पार्लिमानी राबतों के फ़रोग़ का जरिया साबित होगी। इस्लामाबाद में बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस 2025 से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने कहा कि आज पार्लिमानी सिफारतकारी की अहमियत बहुत बढ़ गई है। पार्लिमानी राबतों और तबादलों से नज़्म व नस्क़ के मुतालिक तजर्बात के तबादले का मौका मैसर आता है। दुनिया इस वक्त तब्दीली के अमल से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि कौमों के दरमियान मुकालमा और राबतों के जरिए ही अमन, सलामती और तरक्की मुमकिन है। कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा, इलाकाई राबतों को भी फ़रोग़ मिलेगा। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पार्लिमानी सिफारतकारी का आलमी अमन व इस्तेहकाम में अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि दुनिया को दहशतगर्दी की सूरत में भी बड़ा चैलेंज दरपेश है। हम हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद रवाना कैडेट कॉलेज में दहशतगर्दी के 2 मकरूह वाक़यात हुए। पाकिस्तान आलमी अमन, इस्तेहकाम और दूसरों के मामलात में अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर यकीन रखता है। रूसी सेनेट में खारिजा अमूर कमेटी के चेयरमैन ने बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं। मौजूदा आलमी हालात में इस किस्म की कॉन्फ्रेंस की बहुत अहमियत है। हर मुल्क की तरक्की, सलामती पूरी दुनिया के लिए अमन के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्लिमानी सिफारतकारी बहुत अहम कदम है। इस कॉन्फ्रेंस से हम मुश्तरका अहदाफ हासिल कर सकते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के ईरान के डिप्टी स्पीकर अली नेकिज़ादा की सरबराही में पार्लिमानी वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में पाक ईरान ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन और इक़्तिसादी शराकतदारी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान बरादराना हमसाया ममालिक हैं जो मुश्तरका तारीख, मजहब और सकाफत के मजबूत रिश्तों में जुड़े हैं। पाकिस्तान हमेशा अमन और तनाज़ात के पुरअमन हल का ख़्वाह है, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि ईरानी स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ का हालिया दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात में अहम संग मील साबित हुआ। पाकिस्तान ने इसराइल की ईरान पर जारहियत की पार्लिमानी सतह पर भरपूर मज़म्मत की। ईरानी डिप्टी स्पीकर अली नेकज़ाद ने इस्लामाबाद धमाके में जाँ बहक अफराद के लिए ताज़ियत का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताउन बढ़ाने के वसी मौक़े मौजूद हैं। दोनों ममालिक मुस्लिम दुनिया के इत्तेहाद के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। सरमायाकारी बोर्ड के वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख कहते हैं कि इस्लाहात के बगैर पायदार मुआशी तरक्की मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि सरमायाकारी के अमल को आसान, शफाफ और तेज तर बनाना हुकूमत की तरजीह है। इस्लामाबाद के मुकामी होटल में खुशहाल पाकिस्तान फोरम से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि आसान कारोबार एक्ट 2025 सरमायाकार दोस्त इस्लाहात कानूनी ज़ामिन है। फोरम में मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन मईशत, बिजनेस लीडर्स और पॉलिसी साजों ने भी शिरकत की। कैसर अहमद शेख ने सवाल जवाब के सेशन में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर का कहना था कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट सरमायाकार दोस्त पॉलिसी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। हमें जदीद तरीक़ा तालीम को अपनाना होगा। इस्लामाबाद में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर तालीम ने कहा कि क़यादत बसीरत को हकीकत में तब्दील करती है। मैदान अमल में आकर फ़ारुक़ तहसील तलबा अपनी सलाहियतों का लौहा मनवाएं। उन्होंने कहा कि तालीम ही तरक्की की असल ज़मानत है। फैसलाबाद के हल्के NA96 जनावाला में अमायदीन की बड़ी तादाद ने मुस्लिम लीग नून के नामजद करदा उम्मीदवार बिलाल चौधरी की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया है। महर बशीर अहमद लुड़का की रिहाइशगाह जनावाला यूनिवर्सिटी में मुनाकिद होने वाले इज्तिमा में हल्का NA96 के माहिदीन मुश्ताक अहमद खान नेस्टी वाले, मुश्ताक सुखेरा 647 गाफ बे, चौधरी अमानत अली 234 गाफ बे, महताब खोकर 238 गाफ बे, जाबिर लुड़का एडवोकेट 380 गाफ बे लाम, साहिद लुड़का नंबरदार 380 गाफ बे, महर फतुल्ला लुड़का
महर आबिद लुड़का, खालिद सुखेरा, शुएब खान, मंजूर डोगर 108 गाफबे, राय शहादत 627 गाफबे, काशिफ जंग 235 गाफबे, राय अमजद 379 बुड्ढे का चक और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने बिलाल चौधरी की भरपूर हिमायत का ऐलान करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून ही वो जमात है जिसने मुल्क को दिवालिया होने से बचाकर मुआशी इस्तेहकाम बख्शा है। इसी जमात की क़यादत के मुदब्बिराना फैसलों ने भारत जैसे दुश्मन को सबक सिखाया है और बेहतरीन सफारतकारी के जरिए दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा उजागर किया है। उमायदीन का कहना था कि मुस्लिम लीग नून के क़यादत के हर फैसले को मानते हैं और टिकट ना मिलने पर मुखालिफत की सियासत करने वालों को मुस्तरद करते हैं। बिलाल चौधरी की हिमायत का ऐलान करने वालों में NA-96 में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने वाले मुस्लिम लीग नून के साबिका टिकट होल्डर्स के करीबी अजीज भी शामिल हैं, जिन्होंने ऐलान किया है कि उन्होंने साबिका टिकट होल्डर्स को मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला ना मानने की वजह से छोड़ा है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल से आलमी इदारा सेहत के मिशन ने मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान के लिए WHO लेवल 3 के हुसूल से मुतालिक इक़दामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। WHO की जानिब से मेडिकल प्रोडक्ट्स के मयार में बेहतरी के लिए बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक सिफारिशात पेश की गईं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि WHO माहिरीन की सिफारिशात पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा और इस सिलसिले में जल्द तमाम सूबों का एक मुशावरती इजलास तलब किया जाएगा ताकि पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया जा सके। उन्होंने कहा कि WHO लेवल 3 का दर्जा हासिल करने के बाद पाकिस्तान अपनी अद्वियात 68 ममालिक में बरामद करने के काबिल हो जाएगा, जो मुल्क की मईशत के लिए एक अहम संग मील होगा। वज़ीर सेहत ने कहा कि हुकूमत अद्वियात की एक्सपोर्ट में इजाफा करने के लिए पुरअज़्म है। मज़ीद आपको बताएं कि भारतीय अवाम ने सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के झूठे बयानिए का पर्दा फाश कर दिया है। सोशल मीडिया पर भारतीय अवाम ने मोदी के जंगी जुनून और इस हवाले से एक और फॉल्स फ्लैग ड्रामे का पर्दा फाश करते हुए कहा कि बिहार में इलेक्शन के एक अहम दौर से पहले एक धमाका कर दिया गया। बिहार इलेक्शन पर इस धमाके से बीजेपी को कोई फायदा नहीं हो सकेगा। एक भारतीय शहरी ने सवाल उठाया कि पुलवामा, उड़ी, पहलगाम और अब लाल किला, ये सारे हमले बीजेपी के दौर और इलेक्शन के करीब ही क्यों होते हैं? बिहार इलेक्शन के करीब एक और हमला बीजेपी का पुराना हथकंडा है। इंतखाबात के दौरान हमदर्दी का वोट पैदा करने के लिए दिल्ली में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बेहतरीन इंतजाम किया गया। भारतीय शहरी ने कहा कि बिहार के इंतखाबात का पहला मरहला बीजेपी को पसंद नहीं आया तो एक बार फिर गंदी सियासी हिकमत अमली इख्तियार की गई है। पुलवामा, उड़ी, पठानकोट, पहलगाम और अब दिल्ली हमला भारतीय अवाम मोदी के ओछे हथकंडों को पहचान चुकी है। बगैर किसी शवाहिद और तहकीकात के किसी भी फॉल्स फ्लैग या सिक्योरिटी नाकामी का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना भारत का वतीरा बन चुका है, जिसे भारतीय शहरी भी अच्छी तरह जान चुके हैं। गोदी मीडिया की जानिब से धमाके में मुलव्विस गाड़ी की बदलती तफसीलात ने वाक़े को आगाज ही से मशकूक बना दिया है। भारतीय हुकाम और गोदी मीडिया के बदलते बयानात दिल्ली धमाके की साजिश को आश्कार करते हैं। गोदी मीडिया ने अधूरी मालूमात और झूठे दावों को मिलाकर एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी का ड्रामा रचाया। फॉल्स फ्लैग के पुराने हथकंडे दोहराकर पाकिस्तान को फौरी तौर पर जिम्मेदार ठहराना गोदी मीडिया का पुराना वतीरा है। दिल्ली धमाका भारतीय हुकूमत की अपनी नाअहली, सिक्योरिटी नाकामी और अंदरूनी खलफिशार बेनकाब करता है। सफाक मोदी फॉल्स फ्लैग को अपनी सियासी नाकामियों को छुपाने और जंगी माहौल पैदा करने के लिए इस्तेमाल करता है। और भारत के गोदी मीडिया पर बैठे मोदी नवाज एंकर पर्सन कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने लगे हैं। गोदी मीडिया पर बैठे एंकर पर्सन अर्नब गोस्वामी कश्मीरी मुसलमान रहनुमाओं के खिलाफ नफरत फैलाने में मसरूफ हैं। रॉ के एजेंट अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक टीवी पर मुसलमानों के खिलाफ जहरीला बयान देते हुए कहा कि भारत के तालीम याफ्ता मुसलमान मुल्क दुश्मन हैं, व्हाइट कॉलर जिहाद चल रहा है, मुसलमान भारत के खिलाफ साजिशों में मुलव्विस हैं। अर्नब गोस्वामी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला तुम मुनाफिक हो, आप पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। एक खास सहाफ़ी है जिसे हाफिज सईद को सहाफत का आइडियल करार देने पर खूब दाद मिलती है। उन्होंने कहा कि ये जाली सेकुलर और धोखेबाज हैं जो अगले चंद दिन खामोश रहेंगे। ये धोखेबाज, ये महबूबा मुफ्ती जैसे मुनाफिक, ये फिक्री फ्रॉड हैं। व्हाइट कॉलर जिहाद जैसे अल्फाज का बार बार इस्तेमाल कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म नफरत का बयानिया तैयार करने की वाज़ेह मिसाल हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात सहाफती अक़दार की तौहीन हैं। नई दिल्ली धमाके पर रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी ने हुकूमत और इंटेलिजेंस इदारों की कारकर्दगी पर सख्त सवालात उठा दिए हैं। प्रोग्राम के दौरान उन्होंने पूछा कि सुबह 7:40 पर अल्फला यूनिवर्सिटी से निकलने वाली गाड़ी 7 किलोमीटर का फासला तय करके लाल किला तक कैसे पहुंची, जबकि रास्ते में किसी चेकपोस्ट या पुलिस नाके ने उसे रोका क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जगह जगह CCTV कैमरे नस्ब हैं, फिर भी गाड़ी नजर न आना सिक्योरिटी सिस्टम की नाकामी है। दिफाई माहिरीन ने सवाल उठाया कि अर्नब गोस्वामी को कैसे इल्म था कि पुलिस को गाड़ी रोकनी चाहिए थी, क्या वो फॉल्स फ्लैग मंसूबे से वाकिफ था। अर्नब गोस्वामी का यह गैर मामूली रवैया भारतीय मीडिया के फॉल्स फ्लैग बयानिए के लिए बड़ा धचका करार दिया जा रहा है।
और तुर्क फौज का कार्गो तैयारा C-130 अजरबैजान से वापसी के दौरान जॉर्जिया में गिरकर तबाह हो गया। जहाज में सवार तमाम 20 फौजी एहलकार जाँ बहक हो गए। तुर्क वजीर दिफा ने तैयारे के तबाह होने और एहलकारों की हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा कि कार्गो जहाज अजरबैजान की सरहद के करीब जॉर्जिया में गिरकर तबाह हुआ। तैयारा अजरबैजान से उड़ान भरने के बाद तुर्की वापस जा रहा था। तुर्क वजीर दिफा ने एक्स पर अपनी पोस्ट में हलाक होने वाले एहलकारों की तस्वीर भी शेयर की। हादसे की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तैयारा हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि हमारी इमदादी टीमें मुकामी हुक्काम के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने तुर्की में फौजी तैयारे के हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। सदर ममलकत ने रजब तैयब एर्दोगान से इज़हार ताज़ियत और तुर्क कौम से हमदर्दी का इज़हार करते हुए कहा कि पाकिस्तान तुर्की के दुख में बराबर का शरीक है। सदर ने कहा कि तुर्की और पाकिस्तान आजमाइश की हर घड़ी में एक दूसरे के शाना बशाना खड़े हैं। बकिया खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। दुनिया बदल रही है लेकिन इंसानियत के सामने चैलेंजेस वही हैं। जंग, गुर्बत, नाइंसाफी और तक़सीम। ऐसे में एक विजन उभरा, क़यादत का, मुकालमे का और इज्तिमाई अमल का। अप्रैल 2025 सियोल, जनाब सैयद यूसुफ रजा गिलानी की क़यादत में एक नया आलमी फोरम तश्कील पाया, इंटर पार्लियामेंट्री स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस, जो पार्लिमानी सिफारतकारी को एक नया रुख दे रहा है। और अब पाकिस्तान मेजबान है इंटर पार्लियामेंट्री स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस 2025 इस्लामाबाद का 10 से 12 नवंबर, जिसमें 45 मुमालिक के 100 से ज्यादा स्पीकर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, डिप्लोमैट्स और वफूद शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान को फख्र है कि वो आलमी रहनुमाओं की मेजबानी कर रहा है। इस्लामाबाद डिक्लेरेशन इस इज्तिमाई अज़्म की अलामत होगा जो पार्लिमानों को एक बेहतर, मुनसिफाना और पायदार दुनिया की तामीर में मुत्तहिद करेगा। पार्लिमानी सिफारतकारी अमन, सलामती और जामे तरक्की की ज़ामिन। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। ब्रेक के बाद मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से अपडेट करेंगे। इसराइली फौज की जानिब से जंगबंदी माहिदे के बावजूद गजा पर मुसलसल हमले जारी हैं। हमलों में 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। जंगबंदी के बाद से अब तक 245 फ़लस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। गजा के शहरी दिफा के मुताबिक गजा के मुख्तलिफ इलाकों से अल-शिफा अस्पताल में 35 लाशें मुंतकिल की गई हैं। मलबे से मिलने वाली लाशों की शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी। इसराइल की जानिब से 2 साल से ज़्यादा अरसे से जारी बर्बरियत में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 69,180 से ज़ायद हो चुकी है, जबकि 1,20,000 से ज़्यादा अफराद जख्मी भी हो चुके हैं। फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास ने अपने बयान में कहा कि इजरायली फ़ौज के हमलों का निशाना बनने वाले इलाकों में ज़्यादातर रिहायशी इमारतें और आम शहरी मुतासिर हो रहे हैं। सेहूनी आबादकारों की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे में भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सेहूनियों के हमलों में 4 मकामी फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए हैं। सेहूनी आबादकारों ने फ़लस्तीनियों की गाड़ियों और अमलाक को भी नज़र आतिश कर दिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने पेरिस में मुलाकात के दौरान फ़लस्तीनी आइन बनाने के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक कर लिया है। मुलाकात में दोनों सदूर के दरमियान गजा अमन मुआहदे के अगले इक़दाम पर तबादला ख्याल हुआ। फ्रांसीसी सदर के दफ्तर के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत की मजबूती के लिए हुकूमती ढांचे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं ताकि एक खुद मुख्तार रियासत वजूद में आए। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव कहते हैं कि अमेरिका ने जोहरी धमाके किए तो रूस उसी अंदाज में जवाब देगा। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव ने कहा कि सदर पुतिन ने 2023 में हमारी पोजीशन वाज़े कर दी थी। अगर कोई जौहरी ताकत हथियारों के टेस्ट करती है तो रूस उसका जवाब उसी अंदाज में देगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता माह अपनी इंतज़ामिया को जौहरी धमाकों की हिदायत की थी, जिसके बाद रूस ने तशवीश का इजहार किया था। जबकि दूसरी जानब आपको अपडेट करते हैं कि फ़िलिपीन में समुद्री तूफान फोंग वोंग से हलाकतों की तादाद 25 तक पहुँच गई है। सुपर तूफान के बायस फ़िलिपाइन के कई इलाकों में बिजली और मवासलाती निज़ाम बुरी तरह मुतासर हुआ है। तूफान फेंग वोंग तबाही मचाने के बाद ताइवान के करीब पहुंच चुका है, जहां शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है।
तूफान के खदशे पर ताइवान के मुख्तलिफ अजला में स्कूल्स और दफातर बंद कर दिए गए हैं। हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि शहरियों को साहिली इलाकों से दूर रहने की हिदायत भी कर दी गई है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान कौंसलेट में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के 148वें यौम पैदाइश के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब के अहवाल जानते हैं न्यूयॉर्क से नुमाइंदा पीटीवी न्यूज़ राहिला फिरदौस की इस रिपोर्ट में। हकीमुल उम्मत शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के 148वें यौम पैदाइश के मौके पर पाकिस्तान कौंसलेट न्यूयॉर्क में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान कौंसलेट और ब्रिलियंस फाउंडेशन की नशिस्त उर्दू अदब और चाय के ज़ेरे इंतजाम पाकिस्तान के कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम पैदाइश के मौके पर एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी से पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिससे कम्युनिटी की इकबाल से गहरी अकीदत और उनके फिक्री विरसे से वाबस्तगी का इजहार होता है। तकरीब के आगाज पर न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के कौंसल जनरल जनाब आमिर अहमद अतुज़ई ने पाकिस्तान की कौमी तारीख और फिक्री इर्तका में यौम इकबाल की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल की शायरी के बुनियादी मौज़ूआत खुदी, रूहानी बेदारी, इत्तेहाद और मिल्लत इस्लामिया की नशत सानिया, इनफरादी और इज्तिमाई तरक्की के रहनुमा उसूल हैं। इस मौके पर ब्रिलियंस फाउंडेशन की बानी कुलसूम काज़मी ने भी खिताब किया और अल्लामा इकबाल की शायरी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। इस मौके पर कलाम इकबाल पढ़े गए। कलाम इकबाल ने माहौल में समा बांध दिया। तकरीब का इख्तिताम इस अज़्म के साथ हुआ कि इकबाल के पैगाम को एक तरक्की पसंद, इंसाफ पर मबनी, रोशन ख्याल मुआशरे की तामीर के लिए रहनुमा उसूल के तौर पर अपनाया जाएगा। राहिला फिरदौस, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पाकिस्तान कौंसलेट, न्यूयॉर्क। मैनचेस्टर के मुकामी हॉल में फलाही तंजीम TCF की जानिब से तालीम की जीत के उन्वान से चैरिटी फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात बताएंगे राजा वाजिद अपनी इस रिपोर्ट में। फलाही तंजीम TCF UK चैप्टर के डॉक्टर सलमान शाहिद की जानिब से तालीम की जीत के अनुमान से मुनक्कद होने वाली इस फंड रेजिंग तकरीब में बरतानिया में बसने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की और 3 लाख पाउंड से जायद के एहतियात पेश किए। तकरीब में पाकिस्तान से आई टीवी और फिल्म के मारूफ अदाकारों अदनान सिद्दीकी, फाहिद मुस्तफा और इजाज असलम ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में शुरका से खिताब करते हुए CEO TCF सैयद असद अब्बास अहमद, डॉक्टर सलमान शाहिद और TCF UK के एम्बेसडर माइक नेथावेरियंस का तकरीब में शिरकत करने पर शुक्रिया अदा करते हुए कहना था कि अगर आप पाकिस्तान में तालीम और सेहत के लिए कुछ करना चाहते हैं तो TCF का प्लेटफॉर्म आपके लिए मौजूद है, जो कई हजार गरीब बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर चुका है। इससे बेहतर और कोई तरीका हो नहीं सकता कि आप पाकिस्तान की अगर किसी ने जेन्युइनली मदद करनी है, सो देयर इज ओनली वे आउट, और वो ये है कि आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करें। TCF बहुत हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है एंड एवरीथिंग रन्स ऑन द डोनेशन सिस्टम। मैनचेस्टर में जितने भी जो रहने वाले हैं उनका बहुत शुक्रिया। आप सब आए, आपने इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर आपने एक सोच जो तालीम के लिए है, जो एक बच्चे की जो एक बुनियादी हक है उसको मिलना ज़रूरी है। With so many children out of school, TCF building schools, giving transformative education to deserving children is absolutely fantastic. सारे बड़े नाम जिनका सारा कॉमन मकसद है कि किस तरीके से पाकिस्तान को हम एजुकेशन में, हेल्थ केयर में और बाकी सेक्टर्स में आगे लेके जा सकते हैं। We are here tonight in Manchester to raise funds for our education programs. We have a very exciting evening with Adnan and Fahad and many other exciting guests. तकरीब की निकाबत के फराइज मारूफ एंकर नौरीन ने खूबसूरती से निभाए। दुनिया भर में तालीम की अहमियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। मैनचेस्टर में तालीम की जीत के उन्वान से आज का ये इवेंट इसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसे बहुत ज़्यादा सराहा गया। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, PTV न्यूज़, मैनचेस्टर। हम जा रहे हैं, हमें सियासत साइड पे रखकर अपने सूबे के अमन के लिए, अपने की खुशहाली के लिए, अपने सूबे की तरक्की के लिए सोचना पड़ेगा। यहाँ पर जो है वो
जुनैद अकबर साहब ने बातें की, मैं उससे एग्री करता हूँ, लेकिन बात यह है कि हमें अपने हक हासिल करने के लिए बिल्कुल हम आपके साथ तैयार हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी आपके साथ होगा, सब हम होंगे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, लेकिन अपना हक लेने के लिए हमें इस्लामाबाद के साथ दलील और दलाइल के साथ बात करनी पड़ेगी। हमें अपनी चीज़ों की सीमत को ठीक करना पड़ेगा और हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि हम इस चीज़ के लिए क्या करें। हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी से हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर मौजूद हैं। हमें हुकूमत या इस्लामाबाद के साथ मुकदमा लड़ने के लिए अपनी सियासी पार्टी को थोड़ा साइड पर रखना पड़ेगा और सूबे को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि हम सूबे के लिए क्या ला सकते हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा यूथ आपकी सूबे में मौजूद है, चारों सूबों में। हमने यूथ को क्या देना है, यूथ को कौन सी डायरेक्शन देनी है, हमने यूथ को सही डायरेक्शन पर लगाना है। हमारे बहुत से चीजें हैं, हमारे वसाइल हैं, हमारी चीजें हैं जिसके ऊपर हमने वफाक से बातचीत करनी है। तो मैं समझता हूं कि सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, सिक्योरिटी फोर्सेस और फौज जब सब आपस में इकट्ठे मिलकर काम नहीं करेंगे तो अमन और तरक्की उससे नहीं आ सकती। हमें आपस में बैठकर इस मसले का हल निकालना पड़ेगा। हमें न चाहते हुए भी कभी कभी हम सियासतदान आपस में बैठते हैं, एक क्रॉस टेबल बैठते हैं, बातचीत भी करते हैं, लेकिन अगर ये जो फोरम है पार्लियामेंट, ये सबसे सुप्रीम फोरम है और इसका अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे सुप्रीम फोरम का, जिसका आज स्पीकर साहब ने और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से किया, तो मैं समझता हूँ कोई और फोरम ऐसा नहीं है। तो हमें इस फोरम का जो है, जिस तरह आज आपने इस पे इनिशिएटिव लिया, लोगों को बुलाया, अच्छी बात है, लेकिन ये चीजें या ना हो कि हम आज 4 बजे प्रोग्राम खत्म करके फिर अपने अपने घरों को चले जाएं। इसकी कंटिन्यूटी की जिम्मेदारी स्पीकर साहब आपके ऊपर है। आप एक कमेटी बनाएं, मैं आपसे एग्री करता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी का एक नुमाइंदा लें, पार्लियामानी लीडर्स लेते हैं, जो पार्लियामेंट मौजूद नहीं उनके आप नुमाइंदे लें और कंटिन्यूटी के साथ उनकी मीटिंग्स होनी चाहिए ताकि हमारे जो मसले हैं, हमारे जो आपस में गैप है वो कम हो। और ये मैं अपनी तरफ से आपको एक कि इंशाअल्लाह ताला आपके जो भी मसले होंगे, बाकी भी जो हमारे हैं, हमारे सूबे के जो मसले होंगे, गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी पेशावर में अमन जरगे से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियासत एक तरफ रखकर अमन के लिए सोचना होगा। हमने अपनी नौजवान नस्ल के लिए सोचना है और मिलकर काम करना है। अमन के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। इजलास में सूबे में अमन अमान की बेहतरी के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है। पेशावर में गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी अमन जरगे से खिताब कर रहे हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन जिरगा जो है वो शुरू हो चुका है। अमन जिरगे में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहसिन आफरीदी और सियासी जमातों के सूबाई कायदीन शरीक हैं। और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी अमन जिरगे से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमने नौजवान नस्ल के हवाले से बात की है, सियासत एक तरफ रखकर अमन के लिए सोचना होगा। मैनचेस्टर के मकामी हॉल में फलाही तंजीम TCF की जानिब से तालीम की जीत के लिए उन्वान से चैरिटी फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने हरीपुर में खिताब करते हुए कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने मुल्क भर में मोटरवेज का जाल बिछाकर न सिर्फ मुल्क की तरक्की को फ़रोग़ दिया बल्कि नौजवानों के लिए रोजगार के मुफसी वाक़े भी पैदा किए। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के बजाय गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मसरूफ़ है। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर ने हज़ारा डिवीज़न की पसमानदगी को ख़त्म करने के आज़म का अदा करते हुए इलाके की तरक्की के लिए अहम ऐलानात किए। फलाही रियासत के विजन के तहत पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में ज़िला सतह से पर मोहतसब ऑफिस कायम कर दिए हैं ताकि शहरियों को बर वक्त इंसाफ और शिकायत के इज़ाले की सहूलत उनकी दहलीज पर फराहम की जा सके। शेखुपुरा में मुनक़दा खुली कचहरी में सुपाई मोहतसिब पंजाब के जोनल एडवाइज़र मलिक मोहम्मद असलम ने शहरियों की शिकायत सुनी और मुतल्लिका महकमों के सरबराहान से फारी रिपोर्ट तलब की। मलिक मोहम्मद असलम ने कहा कि शहरी अपनी शिकायत टोल फ्री नंबर 1050 या बजरिया डाक और कॉल भेज सकते हैं, जिन पर फौरी कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि शेखुपुरा ऑफिस ने सिर्फ एक माह में फैक्ट्री मजदूरों को शादी ग्रांट की मद में 1 करोड़ 15 लाख रुपए दिलाए, जबकि हर दरखास्त का फैसला 45 दिन के अंदर किया जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के खुसूसी अफराद के लिए शुरू किए गए मुआविन आलात की फराहमी प्रोग्राम के तहत जिला साहिवाल में 66 खुसूसी अफराद में व्हील चेयर्स और दीगर आलात तकसीम किए गए ताकि उनकी रोजमर्रा जिंदगी में सहूलत और खुद इन्हिसारी को फरोग दिया जा सके। तफसील बताएंगे खावर अली चौधरी। खसूसी अफराद की रोजमर्रा जिंदगी में सहूलत, समाजी महंगी और बराबरी के हकूक की फराहमी हुकूमत पंजाब की तरजीह है, जिसके तहत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में खसूसी अफराद को जदीद मुआवनत की फराहमी का अमल जारी है।
साहिवाल के खसूसी अफराद में व्हील चेयर और मावन अलात तकसीम करने की तकरीब APS स्कूल हाल में हुई, जिसमें 66 खसूसी अफराद को व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल व दीगर मावन अलात तकसीम किए गए। नवाज और सुहेल शौकत भट्ट की शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बहुत मेहरबानी करी, हमारे लिए व्हील चेयर भिजवाई। हम कहीं भी लेके जाते थे ना मुश्किल बनती थी, लेकिन अब मुश्किल नहीं बनेगी, अब कहीं भी आ जा सकते हैं। तकरीब से खिताब करते हुए मुख्तलिफ नुमाइंदों और मुकर्ररीन ने कहा है कि खसूसी अफराद हमारे मुआशरे का हिस्सा है। इन्हें मुआशरे के दूसरे तबकों की तरह हम पल्ला बनाने के लिए मावनलात फराहम किए जा रहे हैं ताकि इन्हें कहीं आने जाने में आसानी रहे। मैं डिपार्टमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ और ये जितने लोग आए हैं मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा का ये विजन है कि जो ज़रूरतमंद हैं, नादार हैं, गरीब हैं, माजूर हैं, हमने उनको उनके डोर स्टेप तक हमने उनको ये सब तमाम सहूलियत पहुंचानी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने खसूसी अफराद के लिए इनकलाबी इक़दामात किए हैं। मावनलात की फराहमी समाजी तहफ़्फ़ुज़ की जानब एक और अमली कदम है। सोशल वेलफेयर के जरिए अवाम को हिम्मतकार, धीरानी और दीगर फलाही सहूलियात की फराहमी मरियम नवाज जैसी विजनरी क़यादत ही मुमकिन बना सकती है। खावर अली चौधरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, साहिवाल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत भक्खर में खुशनसीब किसानों में ट्रैक्टर्स तकसीम किए गए। तकरीब जिला काउंसिल हॉल में मुनक़िद हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं असलम बलोच। बक्कर में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत ट्रैक्टर्स की तकसीम की तकरीब जिला कौंसिल हॉल बक्कर में मुनक्किद की गई। तकरीब में 606 हाई पावर ट्रैक्टर्स कुरानंदाजी के जरिए कामयाब होने वाले काश्तकारों के हवाले किए गए। तकरीब में किसानों की बड़ी तादाद मौजूद थी जिन्होंने पंजाब हुकूमत के इकदाम को सराहा। मैं वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ साहबा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये स्कीम लॉन्च की और हमारे किसानों के लिए बहुत सारा फ़ायदा किया और हमें भी फ़ायदा हुआ और हमारी ज़मीनों के लिए भी इंशाल्लाह ये ट्रैक्टर कारआमद होगा और हमारे भी ख्वाबों की तामीर हुई। काश्तकारों ने कहा कि ट्रैक्टर मिलने से काश्तकारी में आसानी, इखराजात में कमी और बेहतर पैदावार मुमकिन हो सकेगी। किसानों का कहना था कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम और किसान कार्ड जैसी पॉलिसियों से ज़राई शोबा मुस्तहिक कम हो रहा है और ज़राई पैदावार में इजाफा मुतवक्की है। बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में शरीक रूसी पार्लियामेंट के रुकन और खारजा कमेटी के सरबराह कॉन्स्टेंटन कोसाचेव ने हमारे नुमाइंदे अरसलान असद से खुसूसी गुफ्तगू में गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद और कैडेट कॉलेज वाना में दहशतगर्द वाक़यात की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि रूस की क़यादत और अवाम दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। I believe that this is a really timely and very important initiative by the Pakistani Parliament and personally by His Excellency Mr. Gilani to invite speakers and parliamentary delegations from all over the world to Islamabad, because we believe that the interparliamentary dialogue is of crucial importance right now when the international relations are in turbulence and when we have so many conflicts which are not resolved by the efforts of states and governments. The interparliamentary diplomacy is really important. It may be efficient, but it is efficient when all parliaments are represented at this kind of conference on equal foot, when everybody has an opportunity to express their emotions, their feelings, and present their ideas and proposals. And this is what has been done so efficiently by our esteemed hosts, by the Parliament of Pakistan here in Islamabad. We are very grateful for that, and we will definitely support any further developments of this excellent initiative to hold regular interparliamentary conferences of speakers. Excellency, yesterday Pakistan's terrorist attack, one in capital and other is in Wana Cadet College. What is your point of view? What is the point of view of the Russia in this regard? Russia denies 100% any terror activities. They cannot be justified. They cannot be accepted. At the conference this morning, I have expressed our deepest condolences and words of support and sympathy to the people of Pakistan, which is a victim of these terror attacks. And I was very much expressed by the speech of the Deputy Prime Minister, the Minister of Foreign Affairs of Pakistan, who was very clear on denying any terror activities, condemning them, and stating that the Pakistan
the Pakistani government, the Pakistani political forces are on the right side of the history, so to say, and this is what unites Pakistan and Russia definitely, unites most countries and most peoples in the world, and I am absolutely sure that the more united we are in opposing terror activities, the sooner terrorism, global terrorism, will be defeated. वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर तमाम इदारे स्मोक के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम कर रहे हैं। PTV न्यूज़ की नुमाइंदा वर्दा सलीम इस वक्त पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर जनरल मंसूर राजा के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे लेते हैं। जी वर्दा। नाजरीन, कई सालों से सर्द मौसम शुरू होते ही स्मोक पंजाब बिलखसूस लाहौर को अपनी लपेट में ले लेता है। स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत बहुत से इकदाम कर रही है। इस वक्त हमारे साथ DG PHA मंसूर अहमद राजा साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि पंजाब को स्मोक फ्री करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं लाहौर की हद तक आपको बताता चलूँ कि लाहौर के अंदर हमने PHA ने रोज़ाना जो ये ट्री वॉशिंग का काम है वो किया है। ये सुबह सुबह हमारे जो तमाम पूरा लाहौर है हम इसको कवर करते हैं ट्री वॉशिंग का, और ये एक बड़ा इफ़ेक्टिव टूल है। उस एरिया के अंदर एटलीस्ट जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन है वो बेहतर हो जाती है और कार्बन का वो कम हो जाता है कंसंट्रेशन। सिमिलरली एक अवेयरनेस कैंपेन है जो तमाम डिजिटल बोर्ड्स के ऊपर PHA ने लाहौर ने वो स्टार्ट की हुई है। थर्डली प्लांटेशन का जो काम है वो बड़ा इफ़ेक्टिवली PHA जो है इस रेनी सीज़न से हमने स्टार्ट किया और उसके बाद हमारा ये जारी है। वो एक बहुत इफ़ेक्टिव टूल है जो स्मोक है इसको कम करने के लिए। लंग्स ऑफ लाहौर PHA का क्या प्रोजेक्ट है इस हवाले से? लंग्स ऑफ लाहौर के तहत ही हमने दरिया रावी के साथ हमने तकरीबन अब तक 4 लाख जो दरख्त हैं वो लगा चुके हैं, और इसी तरीके से इस साल में हमने जो रिंग रोड के ऊपर अब तक तकरीबन 1.5 लाख पौधे हम रिंग रोड पे लगा चुके हैं। तो ये भी एक्चुअली एक एफर्ट है टूवर्ड लेसनिंग दी स्मोक। पंजाब को स्मोक फ्री करने के लिए और मज़ीद इकदाम क्या किए जा रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा। तमाम डिपार्टमेंट जो है स्मोक को कम करने के लिए बड़ा इफ़ेक्टिव रोल अदा कर रहे हैं। इसमें पर्टिकुलरली जो हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है वो बहुत उनकी जो इफ़ेक्टिव वो रोल प्ले कर रहे हैं। वो इंडस्ट्री जो धुआं छोड़ रही हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और जो ट्रैफिक पुलिस है वो उन गाड़ियों के ख़िलाफ़ एक्शन ले रहा है जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड से ज़्यादा वो जो काला धुआं जहाँ से निकल रहा है गाड़ियों से उसके ख़िलाफ़ वो एक्शन ले रहे हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो स्टबल बर्निंग करने वालों के ख़िलाफ़ वो एक्शन ले रहा है। तमाम डिपार्टमेंट्स ये एक एक्चुअली कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। LDA है, वासा है, PHA है, ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। इसी से ये सब के इकट्ठे काम करने से ही इस के ऊपर हम काबू पा सकते हैं। अभी हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है चीफ मिनिस्टर की हिदायत के ऊपर शुरू करने जा रहे हैं। वो रिंग फॉरेस्टेशन है जिसके अंदर लाहौर के गिरदोनवाब में 112 किलोमीटर पर तकरीबन 2.1 मिलियन दरख्त जो हैं वो लगाए जाएंगे। नाज़रीन, खेल में खुशामदीद। बात कर लेते हैं क्रिकेट की। पाकिस्तान ने श्रीलंका को पहले वनडे मैच में 6 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। दूसरा मैच कल खेला जाएगा। मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान ने 50 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 299 रन स्कोर किए। साइम अयूब 6 और फखर जमान 32 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान ने 5 और बाबर आजम ने 29 रन बनाए। 4 विकेटें गिरने के बाद सलमान अली आगा और हुसैन तलत ने 138 रन की शिराकत कायम की। हुसैन तलत ने 1 छक्का और 6 चौके लगाते हुए 62 रन की इनिंग्स खेली। सलमान अली आगा ने वनडे करियर की दूसरी सेंचुरी बनाते हुए 105 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। उन्होंने 9 चौके लगाए। मोहम्मद नवाज 36 रन पर नॉट आउट बैटर रहे। श्रीलंका के वानेंदु हासारंगा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। 300 रन के हदफ के ताक़ब में श्रीलंका की टीम 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 293 रन बना सकी। ओपनर पातुन निसांका और कामिल मिश्रा ने पहली विकेट की शिराकत में 85 रन स्कोर किए। पातुन निसांका ने 29 और कामिल मिश्रा ने 38 रन बनाए। समारा विक्रमा ने 39 रन बनाए। 210 रन पर श्रीलंका की 7 विकेटें गिरने के बाद
वानिंदु हसरंगा ने 59 रन की इनिंग्स खेलकर मैच को दिलचस्प बना दिया। Very successfully and successively organized by IPRI and all the collaborating partners. And it's an absolute honor to be present here to be talking about a very critical conversation, which is how AI is shaping the world today. The subject that we're going to talk about is the algorithmic war and how artificial intelligence is essentially redefining our concepts of influence and security in the world. We all know very well that we stand at an inflection point today where AI is not just about IT and technology, it is not just about economic efficiency, but we are entering, and we have entered a world where artificial intelligence is a conversation about national security. It is a conversation about our geostrategic influence. It is now a conversation about how every aspect of our nation, of our citizenship, of our lives is being affected by technology. Whether we talk about economy, finance, health sector, agriculture, manufacturing, so across industries, across social sectors, across financial sectors, and now security, I think artificial intelligence is absolutely taking the center stage. So the wars that we conventionally saw, while as important are the tanks and missiles that we have, but the nature of warfare is moving increasingly towards cyber. And that essentially means that the competition is today now between data, codes, algorithms, and compute powers. That's the kind of competition we are in. That's the kind of geopolitical influence that we need to exert. As far as Pakistan goes, we all know that we have immense potential in the form of our human resource, in the form of our youth, our people, and a very crucial geostrategic position where we are on the global map. So for us, embracing AI is not just an option. It is essentially an existential concern that we have. It is a concern for our sovereignty, and it is a concern for our future sustainable prosperity today. So the question is that how do we navigate through this complex terrain that we are faced with? At the Ministry of IT and Telecom, under the leadership of Honorable Prime Minister of Pakistan, Mohammad Shehbaz Sharif, one thing that I can assure you is that we are 100% committed to ensure that we have a clear roadmap, and not just roadmaps and policies on paper, but absolute execution plans to ensure that Pakistan excels and not just becomes a consumer of this technology, but an effective architect and a producer of the artificial intelligence technologies, whether it is the hardware, the infra, the softwares that we're talking about. If I look at the recent context in which we're operating, it will be unfair not to mention the incident that happened in May, the Mark-i-Haq, where the country's leadership effectively dealt with the situation and was able to win a war against the so-called large country in the region. And I would like to mention here that how effective leadership, whether it's the Honorable Prime Minister of Pakistan, the Field Marshal, General Asim Munir, his command and control across the ranks, and also with the conventional war that happened and that we saw, the cyber warfare that was led behind the scenes played a crucial role. And that's where this becomes important in the context. And that's where we see that a unified effort on a conventional front, but on the emerging technologies front, really led to the finality of our success in this recent war. And this is where I say that as a ministry and as government, when we say that we're committed not only on paper, but actually in execution, we feel that today integration of AI in our security, in our defense, in our surveillance is something critical and something we're collectively working on.
We also have to look at technology in a vertical aspect. So when we talk about technology, when we talk about artificial intelligence integration, while we talk about it on a federal level and dealing with it on an international, transnational forum, we are also looking to unify our vertical integration, which is with the provinces, which is with academia, our industry, and see how we can collaboratively work together. But coming back to the challenge, which is the algorithmic warfare, the nature of modern conflict has changed altogether. And when we say that the nature of modern conflict has changed, essentially we're talking about four things. Some of it is about soft power, some of it is about hard power. So we start off with talking about that how information and influence operations have significantly diverted from our conventional systems to more artificial intelligence-led and, as was mentioned, moving towards Gen AI and AGI models as we move forward. So the concepts and the media and the information has now become a function of mass production, targeted dissemination, and therefore to compete with deepfakes, misinformation, to ensure that the right kind of information is passed on to our citizens has become a significant challenge. Now, why is it important? Because it is shaping and to a certain extent manipulating perceptions. And manipulated perceptions with biases is something which we do not afford as a nation, which lead to a decision making which is not essentially accurate and which leads to a disintegration in national cohesion, which is our red line. The second challenge that I would like to highlight is AI being a black box. Now, the black box dilemma essentially is that the complex deep learning models that go behind artificial intelligence and the algorithms are not very transparent. They're only available to the private sector and the governments that essentially hold the proprietary ownership of these models and these technologies. We're talking about how we can really ensure that on a global level, and especially on a national level, we can have transparent artificial intelligence systems and technologies that are auditable, that we're sure are addressing our ethical concerns, are avoiding unintended escalations, and especially when we talk about our militaries and our national security, they are not impacting our strategic decision-making environments. So the black box dilemma with artificial intelligence is something real, not only in softwares, but also in hardwares, and that is something where absolute transparency and ethical deployment is critical for us. The third challenge is obviously security and escalation risks. When we talk about integrating artificial intelligence into security, defense, and surveillance, it essentially means that we're reducing the time that we required for deliberation and decision making. What that does is that gives us very little control over human contextualization, with AI rapidly influencing our decision making. And that is something that can at times go out of hands and lead to escalation and risk of flash wars. So this new challenge that we face in the form of offensive cyber capabilities is something that we are aggressively looking towards, not only to build our own capabilities, but also to build effective defensive capabilities. The fourth and the last that I want to, the challenge that I want to highlight here is that of the technology dependency. Now, the global supply chains around emerging technologies are skewed. This is not something which is available across the global north and south alike. So how do we then ensure that the supply chain and the availability of technology does not become is not weaponized and does not become an element of diplomatic coercion across the globe. So that's a challenge that we're trying to work on, whether it's the hardware of semiconductor technologies or AI proprietary models.
something that we all need to collectively look into, focus on, and talk about when we talk about equitable distribution of resources, and also an ecosystem that can help us mitigate the risk of technology denials when it comes to especially the developing countries. One action that we're actively taking is, that we have made AI as a pillar of our economic and national stability and security. Recently, the AI policy, national AI policy passed by the federal government essentially encapsulates all of these challenges and looks to address as many of them as we can. So we have to look at artificial intelligence in a way that we don't look at it from a lens of avoidance, but rather we focus on how we can, in a very calculated and strategic way, adapt to the new environment and adopt the new emerging technologies, focusing on our indigenous capabilities. So talking about the indigenous capabilities and AI being a crucial pillar of national security, cyber defense fortification obviously stands at the forefront. We no longer can be looking at reactive measures. We have to effectively get into proactive decision making. We have to get into predictive analysis. We need to look into the threat intelligence capabilities in a very focused manner, and we have to make those relative correlations. We have to have international diplomacy when it comes to threat intelligence, and we need to see how we can collaborate across industry, academia, and public sector to ensure that cyber threat is dealt with carefully and effectively. As, again, Ministry of Information Technology and Telecommunications, I would like to very responsibly say that we have laid the groundwork when it comes to focusing on the high-performance computing infrastructure, launching of National Artificial Intelligence Advancement Initiative, and supporting essentially the private sector to build that capability in order to ensure that moving forward, Pakistan is future ready in terms of these emerging technologies. A couple of initiatives launched recently by the Honorable Prime Minister include Inspire, our long-term initiative to ensure that we gradually start building on our national semiconductor capabilities. We've launched a 4.5 billion rupee project that will train 7,200 young professionals in semiconductor chip designing, moving on to OSAT testing, and eventually, hopefully, from fabless to fab in the near future. Along with that, other high-tech trainings that we conduct across the country train around over 500,000 young people every year, which are completely public sector funded, and the idea is to create that critical human resource, which is essentially required for our future of our, like I said, across all sectors. So future-proofing Pakistan in technology, in tech and non-tech sectors is a critical focus that we have. Briefly about the National AI Policy, which is essentially our strategic response to these emerging concerns. It's based on 6 pillars. The first and foremost is a sustainable AI innovation ecosystem. So we're trying to support an ecosystem where our private sector, our young entrepreneurs, innovators can effectively come up with solutions to our real-world problems, come up with products that can help us fend off the challenges that we've spoken about. The second critical pillar is around awareness and readiness. It is absolutely essential and crucial that starting from the primary level all the way to our professionals, the right kind of awareness is there around what the future is going to look like with the AI revolution coming in, and then also work on the readiness. The third is secure, responsible, and ethical AI. This is absolutely critical. Ethical AI governance, we are actually establishing a directorate of AI to ensure and envisage a policy where the AI deployment is ethical, equitable, and does not actually become a polarizer. While we saw the digital era being a rather equalizer across the globe, we are fearing that the intelligent era, where now we are it's all about AI, AGI, Gen AI, the intelligent era might actually become a polarizer. So ethical, equitable distribution of artificial intelligence capabilities are critical.
any individual with access to artificial intelligence is 100x more productive than an individual who is not enabled with AI. So how do we ensure that every citizen of our nation is enabled, empowered, and made capable enough to compete not just nationally but also globally when it comes to the emerging technologies and the changing landscape of economies across the globe? The fourth is the sectoral transformation and evolution. Just like I mentioned, we were essentially working on a Pakistan stack. So we're working on a national data exchange layer, which is going to make our data sets interoperable so that we can have data-backed informed decision-making and also innovative, we can have sandboxing where our young people can use that data to come up with effective products and innovations. But the idea is that we have to then deep dive into sectoral transformation plans. We will be making sectoral substacks, starting off essentially with our health stack and our agri stack. But security obviously remains a critical part. So in the sectoral transformation, this is an essential thing that we're looking at, that how do we actually go into the process of engineering, and instead of deploying technology on the legacy systems, how do we actually bring in the digital in the processes that we are performing today. So that process reengineering and digital transformation is a key focus that we're looking on. The second last is the infrastructure. As I said in the initial remarks, it is going to be absolutely critical. This is a highly capital intensive business that we're talking about. Compute power and infrastructure are clouds enabled with AI, providing adequate platforms as services is something, and software as services is something that we have a high focus on, and we're also looking at, and which also brings me to my last pillar of the AI policy, which is international collaboration, and looking at how we can partner with trusted entities and friends in the global world today to ensure that Pakistan establishes its credibility and makes a mark. Having said that, this is essentially the skeleton of the national AI policy, but we've already, it's not just a piece of paper passed by the cabinet, but actually we've gotten into the execution. I'm not going to go into the details in the interest of time, but rest assured, I can tell you that we're aggressively working on our data protocol governances, ensuring cybersecurity, ensuring that we adhere to the best standards across the world, do our benchmarking, and make Pakistan, its systems, our industry, our public sector systems, and essentially our security systems bulletproof. I have to mention here that the capability that has been developed, and this is also across the world, that we see defense as a leading consumer of technology and also a leading innovator of technology for very obvious reasons. So the capability that we were able to successfully show in May essentially really helped propel Pakistan's image across the world and put us on the map, the right kind of capability that we have in terms of our cybersecurity and cyber defense, whether it's the private sector, public sector, or even our individual young people. And a lot of people sitting here in the audience can endorse how in May every citizen independently, individually approached us to support our efforts in the cyber domain. So that is something that we've, alhamdulillah, been able to make a mark on, and we intend to not just carry on, but actually develop further. And that's where, we're actually having bilateral conversations with our friendly nations all the way from east to west. These are essential conversations that we're having from the highest levels of bilateral meetings, and also across multilateral platforms that we're a part of. We're a signatory to the UN Global Compact, which is the largest compact that has been recently signed. We are a part of the SCO's AI governance policy framework, which is essentially going to be advocating for inclusive, equitable, and responsible deployment of AI technologies. We are founding and active members of Digital Cooperation Organization, led by Excellency Dima Al Yahya from Saudi Arabia, probably one of its kind
tech-based multilateral forums that is today leading. So multiple bilateral, multilateral conversations happening to ensure that we're not left behind. We can leverage the best of everything that is available to us. In the end, I would just like to conclude by saying that today, as we as Government of Pakistan invest in and support the overall tech ecosystem, it is absolutely essential that our collaboration and cooperation runs vertically and horizontally across, whether it's our governing units, our private sector, academia, industry, public sector entities, departments, defense, and also our transnational partners. And in today's world, it is not going to be workable to work in silos. We are very, very confident of our indigenous capabilities, of our human resource, of our technical capabilities, but we have to make sure that we keep building on them. We know that today, while artificial intelligence poses these challenges, it also offers the best solutions, the best tools to ensure that we can have equity, we can have equality across and we can have inclusion, whether it's across gender, whether it's across our regional equity, whether it's within the nations. The geographical differences that we have need to be bridged today using these technologies and using artificial intelligence and other emerging technologies which can serve as powerful tools for equality across our nations. The technology essentially is a means to an end, and what is the end? The end is to ensure that every single citizen of our nation is empowered, his or her life is made easy, living standards made better, secure, safe, and to ensure that our national cohesion, our national integrity, our physical boundaries as well as digital boundaries are well protected. So all this conversation that we have about technology, emerging tech, AI, algorithms, compute, actually have this single point agenda of making our lives better, making our lives more secure, and making our nations more cohesive. I would like to once again welcome the collaboration, and I would like to reiterate that Pakistan is moving from becoming a passive recipient and consumer of technology to an active architect and producer of this technology. And with this, I would like to welcome collaborations, partnerships from everyone sitting in this hall, everyone who's listening to me with the help of the media that is present here today. And we welcome every collaboration across governments, academia, international community, and industry. We have to ensure that the algorithmic future that we have and we're building is secure, it's ethical, it's inclusive, and it's beneficial for every single individual that it touches upon. I would like to thank all of you for being here today and wish you best of luck for the rest of the forum. Thank you. इस्लामाबाद मारकला डायलॉग 2025 वफाकी वज़ीर IT शहज़ाद फातिमा ख्वाजा खिताब कर रही थीं। उन्होंने कहा कि मसनूई ज़हानत ज़िंदगी के हर पहलू का मौज़ूए गुफ्तगू बन चुकी है। AI का इस्तेमाल ज़िंदगी के हर शोबे में बढ़ता जा रहा है। जंग की नोयत भी अब कंप्यूटिंग ताकत, डाटा और एल्गोरिथम्स की जानिब मुंतकिल हो रही है। पाकिस्तान का IT का शोबा तेज़ी से तरक्की कर रहा है। हमारे IT के शोबे में वसी तर मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान को मसनूई ज़हानत की प्रोडक्शन तक पहुँचाने के लिए वाज़ेह रोड मैप मौजूद है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त